नमस्कार। प्रेमचंद साप्ताहिक व्याख्यान माला 6 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच अंग्रेजी विभाग के अध्यापक सुधाशील सेन जी हैं। हमारी आज की वक्ता अनुपमा जी हैं और अनुपमा जी के 2 रिसर्च स्कॉलर भी हैं। अनुपमा जी के बारे में 2-3 बातें मैं आपके सामने करूँगा। अनुपमा जी एक विदुषी महिला हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से BA, MA, MPhil की डिग्री इन्होंने ली है और थ्रू आउट जो रैंक हो सकता है, बेहतर से बेहतर रैंक, गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। PhD इन्होंने टोरंटो विश्वविद्यालय से किया है। इनकी 3-4 पुस्तकें प्रकाशित हैं। दुनिया की प्रसिद्ध मैगजीनों में, जो लिटरेरी मैगजीन है, कल्चरल मैगजीन है, उनमें ये रिव्यूअर की हैसियत से, मेंबरशिप की हैसियत से हैं। ये हमारे लिए, प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के लिए और हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अनुपमा जी का अकादमिक महत्व पर मैं टिप्पणी करने के योग्य खुद को नहीं समझता, लेकिन जो इनका व्यवहारिक जो पक्ष है उस पर मैं ज़रूर 2-3 शब्द कह सकता हूँ। अनुपमा जी बेहद सरल, सहज प्रकृति की हैं। अंग्रेजी में लिखना, पढ़ना, बोलना सब कुछ होता है, लेकिन जब मैंने इनसे कहा कि आप हिंदी विभाग में आइए और एक हिंदी में लेक्चर दीजिए, तो इन्होंने उतनी ही सहजता के साथ स्वीकार लिया। शायद मेरे चेहरे पर इन्होंने भापा होगा कि बंदा दिल से बुला रहा है। हिंदी वाला अगर अंग्रेजी डिपार्टमेंट में घुस जाए और अंग्रेजी के टीचर से कहे कि आप आइए और हिंदी में एक भाषण दीजिए, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। जब तक दिल से उसकी नहीं आई होगी, ये सीढ़ियाँ चढ़ करके आया नहीं होगा। तो इन्होंने सहज स्वीकार लिया। सहज स्वीकारने में जो सहज शब्द पर मैं बल देना चाहता हूँ, सहजता इसलिए भी साफ दिखती है कि इन्होंने बाद के दिनों में भी खुद भी कहा कि मुझे बहुत एक्साइटमेंट है तुम्हारे उस टॉपिक को लेकर के, लेक्चर्स को लेकर। तो जो हम अर्जित करते हैं, उस अर्जित को समाज में देने की उत्कंठा, सहज उत्कंठा जो होनी चाहिए, वो अनुपमा जी में दिखाई देता है। अनुपमा जी मलयाली भाषी हैं और पूरा मलयालमपन इनमें दिखाई देता है। आप इनके फेसबुक पेज पे भी जाएंगे तो अपने कल्चर से, अपनी मिट्टी से गहरे रूप में जुड़ी हुई है। श्रीलंकाई समाज, वहाँ के लिटरेचर पे भी इन्होंने काम किया है। अब तो मैंने इनके बारे में बता ही दिया। आज का विषय जो इन्होंने चुना है वो लिहाफ पे है। लिहाफ हिंदी की, उर्दू की एक प्रसिद्ध कहानी है जिस पर अनुपमा जी अपनी बात रखेंगी। लिहाफ और लिहाफ की लेखिका पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, परिचय हमारे विभाग के अध्यापक अनिल पुष्कर जी अभी रखेंगे थोड़ी देर में। और उनके बाद जयप्रकाश जी, जो पिछले हमारे वक्ता थे, प्रभात कुमार, उनके व्याख्यान की एक संक्षिप्त रूपरेखा, एक संक्षिप्त सार प्रस्तुत करेंगे। और इन सब से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा कष्ट देना चाहता हूँ। हम लोग 2 मिनट का मौन रखने जा रहे हैं। हमारे हिंदी के एक बहुत बड़े लेखक, चर्चित स्तंभ लेखक, पत्रिका के संपादक श्री प्रभाकर छोत्रिय जी का निधन हो गया है। तो हम चाहते हैं कि आज की इस सभा की शुरुआत से पहले हम 2 मिनट का मौन रखें।
कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं अनिल पुष्कर जी से निवेदन करता हूँ कि वे ईस्मत चुगताई के बारे में, उनके साहित्यिक अवदान के बारे में हमें बताएं। डॉक्टर अनिल पुष्कर। प्रेमचंद व्याख्यानमाला में आप सभी का स्वागत है। आज बड़ा अच्छा दिन है कि बात उर्दू के लेखक की हो रही है। उस बहाने से एक विमर्श पर बात होगी और आप देखिए कि अंग्रेजी की प्रोफेसर और हिंदी विभाग, आप अगर इन तीनों चीज़ों को देखें तो आपको ये नहीं लगता कि इस्मत, उसका उर्दू लेखन, फिर इस्मत ने जिन विमर्शों को 1915 में पैदा होने के बाद 1941 में खड़ा कर दिया, ऐसी ज़मीन पर जब भारत के भीतर कई तरह के आंदोलन चल रहे हैं। गांधीवादी आंदोलन चल रहा है, अम्बेडकरवादी आंदोलन चल रहा है, स्वाधीनता आंदोलन चल रहा है और दो अस्मिताएं, एक दलित अस्मिता और एक स्त्री अस्मिता, इन दोनों को लेकर के बुनियादी तौर से कोई बातचीत इन आंदोलनों के बीच में पूरी ताकत के साथ कहीं नज़र नहीं आती। एक ऐसे समय में जब राष्ट्रवाद की बात की जा रही हो, स्वाधीनता की बात की जा रही हो, आज़ाद होने की बात की जा रही हो, आधा हिस्सा, दुनिया का आधा हिस्सा औरतें, उनकी आज़ादी की कहीं कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज़ तो ये, दूसरा ये है कि देह के विमर्श से बाहर निकल करके औरत होना, एक अस्मिता का होना, एक नई सोच का पैदा होना, उस सोच का पैदा होना जो भारतीय समाज में अब तक दिखाई ही नहीं देता था। और उसके बाद उन संबंधों पे, मानवीय संबंधों पे बड़ी सहजता से, बड़ी सच्चाई के साथ, बहुत साफ गोई से बात करना, मुझे लगता है केवल और केवल उस वक़्त इस्मत के ही बस की बात रही। इस्मत ने अपनी भाषा की सहजता, सरलता, अपनी तहजीब में रह करके जिस तरह से स्त्री विमर्श को पैदा किया और हमारे बीच लेकर के आई, वो करना अपने आप में चुनौतीपूर्ण था। और वह चुनौतीपूर्ण इसलिए नहीं था कि स्त्री विमर्श 1942 में, 41 में आ रहा है भारत में, केवल इसलिए नहीं, वह चुनौती इसलिए हो गया और चुनौतीपूर्ण इसलिए बन गया कि जब लिहाफ कहानी, जिस पर अनुपमा जी बात रखेंगी, नए संदर्भ खुलेंगी, नई बातें आएंगी, उसी लिहाफ कहानी के बाजार में उतरते ही एक खलबली, एक हंगामा, एक जलजला पैदा हो जाता है। ये कमाल की बात नहीं है। एक कहानी पूरे समाज के दिलों में ऐसा आघात कर दे, ऐसी चोट कर दे कि वह बने बनाए मूल्यों को तोड़ रही है। यहाँ अभी औरत पैदा नहीं हुई, औरत इस्मत ने पैदा नहीं की। एक औरत के भीतर दो दरवाजे खुल जाते हैं, एक सोच का दरवाज़ा खुल जाता है और एक उसकी देह पर जो पुरुष का अधिकार है, वह अधिकार किनारे रखकर देह के दरवाजे
खुल जाते हैं। यानी उसका खुद की देह पर अधिकार होने की यह जो भावना पैदा की गई, यह चुनौतीपूर्ण थी, यह खतरनाक थी। 1941 के उस समय में जब स्त्रियों को यह सोचने का अधिकार ही नहीं था कि वह क्या हैं, क्यों हैं और उनका इस दुनिया में कुछ योगदान भी है कि नहीं है। पुरुषों ने तय कर दिए थे सारे मूल्य, सारे कर्तव्य। ऐसे समय में इस्मत लिहाफ जैसी इनकलाबी अगर कहें तो कम ही है, एक कहानी लेकर आती हैं जो बनी बनाई परंपरा बने बनाए मूल्यों पर पूरी तरह से प्रहार करती है। और इस कहानी के बाजार में उतरते ही सबसे ज़्यादा बिकने वाली, अब आप इसको अगर दूसरे संदर्भ में भी देखें तो बहुत रोचक कहानी थी जिसको पूरे बाजार ने देखा, खूब पढ़ी गई ये कहानी, खलबली पैदा हो गई और लाहौर में उस कहानी पर मुकदमा तक चल जाता है। ऐसा भला कोई कहानी होगी, सोजे वतन था इसके पहले जिस पे प्रतिबंध लग गया था, केवल इस पर कोई सोजे वतन ने कोई ऐसा इनकलाब पैदा नहीं किया था, कोई ऐसी अस्मिता खड़ी नहीं की थी, कोई ऐसा विमर्श पैदा नहीं किया था जैसा विमर्श इस्मत लेकर आती। यह केवल स्त्री देह पर बात करने का मामला तो कतई नहीं हो सकता, लिहाफ। यह इस्मत की और भी तमाम कहानियाँ, या फिर इस्मत के उन अगर संदर्भों को देखें कि वो पटकथा लिखते हुए किस तरह की फिल्मों से जाकर के जुड़ती हैं। आप लोग खोज कर पढ़ सकते हैं कि उनकी पटकथाएं किन फिल्मों के लिए लिखी गई थी और उनके विषय बाकी फिल्मों से कैसे भिन्न हो जाते हैं। हमको बड़ा अच्छा लगेगा कि इस्मत के ऊपर अब तक हिंदी में ये दुखद भी है कि इस्मत जैसी लेखिका स्त्री विमर्श को भारत की ज़मीन पर पहली बार इतने पुख्ता तरीके से रखने वाली साहित्य में कोई जगह अब तक नहीं दी जा सकी। यह दुखद है। उर्दू में भी इस्मत पर बात तो होती है, जैसे मंटो पर बात होती है, जैसे चेखो पर बात होती है, जैसे अन्य पर बात होती है, वैसे इस्मत पर भी बात हो जाती है। लेकिन एक ऐसे समाज में और एक ऐसे समाज की कहानी या ऐसे समाज के भीतर जो संबंध बन रहे हैं उसको स्वीकार करता है। पर्दों के भीतर ये समाज, पर्दे के बाहर अगर वो काले अक्षरों से होते हुए निकल कर आ जाए, बाजार का हिस्सा बन जाए, तो यह खतरा पैदा हो जाता है, एक विमर्श खड़ा हो जाता है। एक देह जिसे औरत कहा गया, एक शरीर, एक मांसल शरीर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझा गया उसको, इससे ज़्यादा उसकी कोई वक़्त नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं, इससे ज़्यादा उसकी कोई अनिवार्यता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन इस्मत ने औरत के भीतर, उस यानी देह के भीतर जो औरत होने की असली वजह, असली जानकारी, असली सोच, उसको पैदा होते देखा है अपनी रचनाओं में या पैदा किया है। आप कहेंगे कि लेस्बियनिज्म या औरतों का आपस में संबंध हो जाना कौन सी बड़ी क्रांति है समाज के लिए, और ये कब नहीं हुआ? मुगल काल में नहीं हुआ कि उसके पहले नहीं हुआ कि आधुनिक समय में नहीं हुआ, सब कुछ हुआ है। लेकिन अगर ऐसा होता रहा है और अगर ऐसा हम स्वीकार करते हैं तो फिर यह इतना चुनौतीपूर्ण काम कैसे हो सकता है कि उसी सब्जेक्ट पर, उसी विषय पर कहानी लिखी जाए और मुकदमा लाहौर में चले और फिर वापस भी हो जाए और लंबे समय तक चले। और लिहाफ अपने भीतर एक नई औरत पैदा करके छोड़ देने की कहानी है।
लिहाफ एक बड़ा सूत्र, एक बड़ा सिंबल बन के सामने आता है, जो इस्मत का वैचारिक चरित्र खोल देता है। एक औरत को जो अपनी देह के भीतर अब तक मर चुकी थी, उसको फिर से जिंदा कर देती है। यही इस्मत की सच्चाई है, यही इस्मत है। ज़्यादा इस मामले में बोलना इसलिए उचित नहीं है कि इस्मत के और तमाम पक्षों को हम प्रोफेसर अनुपमा के जरिए अगर जानेंगे तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा लगेगा हमें भी और आप सबको भी। तो हम प्रोफेसर अनुपमा को यहाँ बुलाते हैं कि वो आएँ और लिहाफ पर आपके बीच बातचीत करें। Thank you and namaskar everyone. पहले तो मुझे बोलना ही पड़ेगा कि आप सबको मुझे माफ़ करना पड़ेगा। नॉट ओनली एम आई मलयाली, अब 3 साल से बंगाल में रहने के बाद हाफ बंगाली भी हो गई हूँ, तो मुँह से पता नहीं किसी एक टाइम में क्या खिचड़ी निकलेगा मुझे नहीं मालूम। आई हैव अ ब्लूप्रिंट इन माई माइंड कि क्या बोलना है, लेकिन अल्टीमेटली मुँह से क्या निकलेगा इसका कोई मैं गारंटी नहीं लेती हूँ। हाँ, तो यू हैव टू बी काइंड एंड जेनरस, एंड इफ एट एनी पॉइंट आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप नोट करके रखें ड्यूरिंग द क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन, मे बी वी कैन पुट इट आउट। हाँ, एंड थैंक यू टू डॉक्टर ऋषि चौबे फॉर a really warm invitation to come to the Department of Hindi. It is both an honor and a pleasure to come here. Thank you also to Dr. Pushkar for that quite evocative introduction to चुगताई। बिल्कुल इस्मत के बारे में बात करेंगे तो उनके फेमिनिस्ट होने का और उनके साहित्य का जो इफ़ेक्ट रहा है हिंदी लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, बट ऑल्सो आई थिंक जनरली पार्टीशन स्टडीज़, साउथ एशियन स्टडीज़, जो हम जनरल राइटिंग ऑफ इंडिया बोलेंगे, उस पर भी बहुत ज़्यादा है। फिर भी यू आर राइट, इस्मत के लिए क्या जगह है, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। क्या हम इस्मत को कैटेगराइज कर सकते हैं किसी काइंड ऑफ राइटर में? आई एग्री, इसमें बहुत डिफ़िकल्टी है, इसमें बहुत कठिन काम है, बट ये जो काम है ये तो हमारा काम है। हम स्कॉलर्स हैं, लिटरेचर के स्कॉलर्स हैं, आप हिंदी में करते हैं, मैं इंग्लिश में करती हूँ, बट स्कॉलर्स ऑफ लिटरेचर का काम ही यही है कि वी ट्राई एंड अंडरस्टैंड वेयर अ पर्टिकुलर राइटर इज़ कमिंग फ्रॉम, राइट? उनका ट्रेडिशन क्या है, उनका जीनियोलॉजी क्या है, एंड देन उस ट्रेडिशन के साथ वो राइटर क्या कर रहा है। अगर राइटर बिल्कुल ट्रेडिशन में पूरा ही घुसा हुआ है तो राइटर का अपना अस्तित्व नहीं है ना? लेकिन अगर राइटर ट्रेडिशन से इतना बाहर है कि हमें ट्रेडिशन आसपास भी ना दिखाई दे, तो हम फिर राइटर के बारे में क्या सोचें? इस्मत इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में कहीं पे है, और क्या कर रही है इस्मत के एक एक राइटिंग से केस बाय केस बेसिस पे हमें करना पड़ेगा। पर मैंने इस्मत चुगताई का सिलेक्शन इसलिए किया क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि हम इंग्लिश लिटरेरी स्टडीज़ में आजकल एक अनयूजुअल क्रॉस रोड्स पे आ गए हैं। चौमाथा, बंगाली में बोलेंगे ना, चौमाथा, 4-5 डायरेक्शंस हैं हमारे पास जाने के लिए। हाँ, इज दैट राइट? हाँ, हिंदी में नहीं है। हाँ, चौरास्ता, क्या चौरास्ता? ओके, है ना? तो वी आर एट अ क्रॉस रोड्स इन इंग्लिश लिटरेचर। आप तो सुन चुके हैं वर्ड्स लाइक पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सारे इज़म लग रहा है ख़त्म हो गए हैं, बट कोई इज़म ख़त्म हो गया और उसके बदले में कोई नया इज़म नहीं आया तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? एकेडमिया तो बंद हो जाएगा, हम तो इज़म के पेडलर्स हैं। अगर हमारे पास इज़म्स नहीं है लिखने के लिए, हमारा तो जॉब्स बंद हो जाएगा, राइट? सो वी स्ट्रगल इन ऑर्डर टू फिगर आउट व्हाट इज़ कमिंग आफ्टर पोस्ट मॉडर्निज्म। आई वॉन्ट टू सजेस्ट समथिंग ऑफ द नेचर ऑफ व्हाट आई एम कॉलिंग न्यू फॉर्मलिज्म। इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी, बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस यू वेरी क्विकली to two of my research scholars who are with me in this project that we are a part of. My hope is that this will become a long article
that will then come out in the Ismat Chugtai centenary publication that Jadavpur University with the Maulana Abul Kalam Azad University is bringing out at some point next year. And two scholars who are in this project with me, one of them is Opala Kundu, PG2 English department, and the other is Tathagata Shom, also from PG2, and they will also speak a little bit about this project that we are doing. Okay. ट्वेंटिथ सेंचुरी में, पिछली सदी में बेसिकली आप देखेंगे कि द स्टडी ऑफ लिटरेचर हैज़ अंडरगॉन सेवरल इज़म्स. मैंने क्या किया है आप देख सकेंगे, बाय कलर मैंने कुछ इज़म्स को एक साथ में कोड किया है. एंड इफ़ यू लाइक आप ये कॉपी मत करें, मैं डॉक्टर चौबे को ये पावर पॉइंट भेज दूंगी सो ही कैन सर्कुलेट इट. एक एक इज़म को तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट आप नीचे देखें न्यू फॉर्मलिज्म, जिसका नाम इज़ वेरी मच लाइक फॉर्मलिज्म, जो अर्ली 1910s 1920s में रशिया में स्टार्ट हुआ था. फॉर्मलिज्म का बड़ा सिंपल सा एक प्लान था. लुक एट द वर्ड हाइडिंग इनसाइड, फॉर्म, राइट. कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट का एक फॉर्म होता है. पोएम होता है, शॉर्ट स्टोरी होता है, नॉवल इज़ अ नॉवल, राइट. इसको बोलते हैं जॉनर, है ना. इंग्लिश में जॉनर बोलते हैं, हिंदी में. फॉर्मलिज्म का काम था कि किस तरीके से एक स्टोरी उसकी फॉर्म से बनता है. एंड जो फॉर्मलिस्ट थे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि ऑथर का नाम क्या है, ऑथर का क्या बैकग्राउंड है, ऑथर कौन सी कंट्री से है, उस कंट्री का हिस्ट्री क्या है, उसका कल्चर का क्या बैकग्राउंड है, नथिंग. इट वॉज ओनली द टेक्स्ट एंड द वर्ड्स ऑन अ पेज. उसके बीच में ये सारे इज़म्स आ गए, एंड ऑल ऑफ देम यू कैन ईजिली फाइंड ऑन विकीपीडिया, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू देम वन बाय वन. But what I want to suggest is that this approach is very extreme, है ना. आफ्टर ऑल कौन सा बुक है जो उसके ऑथर से कनेक्टेड नहीं है, और कौन सा ऑथर है जो अपने मिलियू के साथ कनेक्टेड है, अपनी सोसाइटी के साथ कनेक्टेड नहीं है. ऐसे बंद करना इज ऑल्सो टू वेयर यू नो लाइक अ हॉर्स ब्लिंकर्स डेलिबरेटली. बट हॉर्स तो साइड पे डालते हैं, हम तो चारों तरफ डाल रहे हैं, फिर हम पढ़ क्या रहे हैं. सो फॉर्मलिज्म डाइड वेरी क्विकली. 10-20 साल में फॉर्मलिज्म अपने आप निकल गया. फॉर्मलिज्म के लेकिन कुछ जो एजम्पशंस हैं वो आज भी हमारे साथ हैं कि पहले हम टेक्स्ट पढ़ें, टेक्स्ट से कोट करें, टेक्स्ट में ही अपना एविडेंस ढूंढें, फिर अपना आर्ग्यूमेंट बनाएं. ये सब तो आप भी करते हैं, हम भी इंग्लिश में अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं अपना आर्ग्यूमेंट टेक्स्ट से लेके आएँ, बाहर से नहीं. मनगढ़ंत कहानियाँ ना बनाएं, राइट. मनगढ़ंत कहानियाँ बनाएंगे तो उनको क्रिएटिव फिक्शन की तरह पब्लिश करें, आर्ग्यूमेंट, क्रिटिकल आर्ग्यूमेंट की तरह पब्लिश ना करें, है ना. यही बात हम अपने इंग्लिश स्टूडेंट्स को बताते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ कॉमन अप्रोच विद इन लिटरेचर. न्यू फॉर्मलिज्म क्या करता है? न्यू फॉर्मलिज्म अभी अमेरिका में पोइट्री में आया है. वंस अगेन इट पेज अटेंशन टू फॉर्म, बट दिस टाइम इट इज़ इंटरेस्टेड ऑल्सो इन ऑल द थिंग्स दैट शेप एंड अफेक्ट फॉर्म. Form itself is not in a vacuum. You cannot make the form of a poem without some clue to the established traditions of the poem. So a poem is a sonnet, for example, है ना? Or a poem is an ode, or if it's a very long poem, it can be an epic. ये सब भी तो traditions हैं, और जब इन traditions के भीतर में काम करते हैं तो form तो अपने आप ही shape हो रहा है. So new formalism आप देखेंगे has grown in America, and what I want to do basically through an approach to लिहाफ is to suggest कि एक ऐसा story जो अगेन दो एक्सट्रीम्स में, या तो बिल्कुल पढ़ाया नहीं जाता, कम्प्लीटली इग्नोर्ड है, या बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, सिर्फ वही पढ़ाया जाता है और कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, राइट. इन दोनों के बीच में हम अपने आप को कैसे सिचुएट करें. अब आप समझ रहे हैं कि मैं कौन से दो डिपार्टमेंट्स की बात कर रही हूँ. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आर प्रोबेबली डिपार्टमेंट्स ऑफ हिंदी across the country and possibly Urdu, although my knowledge is limited on that. And on the other hand are departments of English, जहाँ पे लिहाफ is absolutely dominant. आज अगर आप साउथ एशियन स्टडीज़ स्पेशली ऑफ द 1900s की बात करेंगे, इसमें चुगताई का लिहाफ वहाँ पे नंबर 1 होगा. इतना ज़्यादा पढ़ा गया है, इतना ज़्यादा उस पर चर्चा किया गया है, इतना ज़्यादा उस पर एनालिसिस हुआ है. ये दो एक्सट्रीम्स क्यों हैं? मैं बोलना चाहती हूँ कि इट इज़ टाइम for our different departments and our different languages to come to one table.
Because what we then have is a very complex story which merits the complexity that we can bring to it. हम अपने कंपार्टमेंट्स में, अपनी कैटेगरीज में उसको अवॉइड करें या ना अवॉइड करें या ओवर एंगेज करें, दोनों ही ना रखें. Together let us see what will happen when we take this story that was first written in Urdu, subsequently translated into several languages including Hindi and English. So I am going to focus today on these three languages: Urdu, Hindi and English. You have to forgive me because मेरा हिंदी font has gone for a toss. एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब USB को ट्रांसफ़र किया तो हिंदी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड. स्टिल आई होप बिकॉज योर हिंदी इज़ मच बेटर देन माइन, यू विल स्टिल बी एबल टू रीड इट मच बेटर. आलोचना है ना, क्रिटिसिज्म, इसका फंक्शन क्या है? मुझे बहुत पहले ये एक स्टूडेंट ने पूछा था और मैं सोच रही थी कि क्या इसका एक मेटाफर बना सकते हैं कि क्या है इस काम का मतलब, आलोचना करना, क्रिटिसिज्म करना. मेरे लिए क्रिटिसिज्म हैज़ ए वेरी सिंपल symbol which is that of a chashma. Criticism is the ability to take on one kind of chashma and to take it off, right? To wear another pair of chashma. Hopefully आपका पावर भी अप एंड डाउन होता रहेगा, राइट? एज आप लाइफ में बढ़ते जाएंगे, एज विथ चश्मा कुछ चीज़ों में पावर बढ़ेगा, कुछ चीज़ों में घट जाएगा. कैटरैक्ट हो गया तो अलग ऑपरेशन करना पड़ेगा, एट्सेट्रा. मैं इस मेटाफर को और नहीं लेके जाऊंगी आगे, बट बेसिकली द आइडिया इज दैट विथ क्रिटिसिज्म इट इज़ द एबिलिटी टू वेयर वन लेंस, रिमूव इट इन ऑर्डर टू पुट अनदर लेंस ऑन. व्हाट विल दिस डू? What this does, students and friends, is it allows you to constantly reflect on the readings and the analysis that you are making from the perspective of the methods you are using. अगर आप methodology और methods भूल जाएं तो चाहे आप कोई भी interpretation करें उसका validity हमेशा question mark में रहेगा. अपने आप से पूछें, आप बोलते होंगे मुझे डिटेक्टिव नॉवल बहुत पसंद है, कोई बोलता है ऐसे? या मुझे स्पाई थ्रिलर फिल्म्स बहुत पसंद है, ऐसा है कोई? थ्रिलर फिल्म्स जिसको पसंद है, स्पाई फिल्म्स, जेम्स बॉन्ड फिल्म्स जिसको पसंद हैं, राइट? बट डू यू अप्रोच एवरी सिंगल फिल्म फ्रॉम द पर्सपेक्टिव हाई इसमें तो जेम्स बॉन्ड नहीं है, मुझे नहीं पसंद है? इज दैट अ वैलिड क्रिटिसिज्म ऑफ अ फिल्म दैट डजंट कंटेन द वन कैरेक्टर यू लाइक इन ऑल फिल्म्स? दैट कैन नॉट बी, है ना? सो अगर हम अपने मन का जो क्वेश्चन है वही नहीं चेंज कर पाएंगे तो फिर हमारी आलोचना भी तो वही रहेगी. बुक बदलते रहें लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन वही एक एक्सपेक्टेशन रहेगा हर एक बुक से. तो अगर आपको सिर्फ फेमिनिस्ट स्टोरीज पसंद है, आप तो कोई और बुक उठाएंगे ही नहीं, या अगर उठा भी लिया तो उसको रख देंगे, बोलेंगे ये फेमिनिस्ट नहीं है, मेरे को पसंद नहीं है. व्हाट आई एम सजेस्टिंग टू यू इज़ अपने लेंसेज उतारें. बुक्स तो बदलते ही रहेंगे, नए बुक्स आते हैं बाज़ार में, नए बुक्स और भी आएंगे. बट इफ़ यू डोंट चेंज द लेंसेज कॉन्स्टेंटली एंड सेल्फ रिफ्लेक्सिवली, सोच समझ के कि अच्छा जब मेरे को क्लास इश्यूज़ में इंटरेस्ट है तो मैं मार्क्सिस्ट अप्रोच ले रही हूँ, मुझे जेंडर इश्यूज़ में इंटरेस्ट है तो मैं फेमिनिस्ट अप्रोच ले रही हूँ. अगर अपने अप्रोचेस को आप बदल के नहीं करेंगे, आपको एक ही क्वेश्चनर, एक ही इंटरप्रिटेशन, एक ही एनालिसिस, एक ही क्रिटिसिज्म मिलेगा. और एक ही स्टोरी का डेंजर आप सब जानते हैं. जब हम इतने सारे डाइवर्स लोग हैं, हम सबका तो एक स्टोरी नहीं हो सकता. तो एक स्टोरी के डेंजर्स के बारे में मेरे से ज़्यादा तो और लोगों ने बहुत बोला है. सो फॉर मी द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म इज़ प्राइमरीली द रिफ्लेक्शन ऑन मेथडोलॉजी. हाउ आर वी गोइंग टू रीड आवर बुक्स, नॉट व्हाट आर वी गोइंग टू रीड. द व्हाट इज़ वेरी डिफरेंट. व्हाट का तो क्वेश्चन ही आप बदल दें, बट हाउ विल वी रीड व्हाट वी विल रीड. इस राइनो को देखें, राइनो पेंट कर रही हैं मैडम. क्या कैसे पेंटिंग्स हैं? हर एक पेंटिंग में एक छोटा सा माउंटेन आ गया है. क्यों? उसका अपना एक हॉर्न आ रहा है ना? हम ही हैं ये राइनो, और हम जो क्रिटिसिज्म लिखते हैं वही हैं ये पेंटिंग्स, राइट? अब राइनो में तो देख के हमें हंसी आ रहा है, लेकिन हम अपने ही जो हॉर्न से वो कब देखेंगे? माई सजेशन इज डेली देखेंगे. कुछ भी लिखें उसमें देखें कि इसमें मैं कैसे रिफ्लेक्टेड हूँ, मेरा क्या रोल है,
मेरी आवाज़ कहाँ है, मेरा अस्तित्व कहाँ है, उसमें पूरे में आपका अस्तित्व है। अगर नहीं है तो ढूंढें और लेके आएँ, और अगर सिर्फ आपका अस्तित्व है तो दोबारा लिखें, क्योंकि दैट हैज़ टू बी ऑफ वैल्यू टू अदर पीपल, राइट? द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म इज़ नॉट अबाउट नार्सिसिस्टिक सेल्फ रिफ्लेक्शन, इट इज़ नॉट अबाउट माई सेल्फिश रीडिंग, मेरा अपना इंटरप्रिटेशन, बट इट इज़ एन इंटरप्रिटेशन दैट कैन परसुएड अनदर पर्सन। अल्टीमेटली ऑल इंटरप्रिटेशन का एक ही एम है, टू परसुएड, नॉट टू प्रूव इटसेल्फ राइट और रॉन्ग, बट टू परसुएड another person of its validity. इसमें अगर वो सक्सेसफुल रहा तो then that interpretation has succeeded for that time being. फिर आप बदल सकते हैं, 5 दिन बाद, 5 हफ्ते बाद, 5 महीने बाद आप वही स्टोरी, वही पोएम पढ़ेंगे, आप बोलेंगे ये अब मुझे नया एक एंगल दिख रहा है, पहले क्यों नहीं दिखा? ऐसा तो होता ही रहता है, राइट? सो हाउ डू वी ऑनर दैट चेंज, दैट एवोल्यूशन इन आवर थॉट प्रोसेस, इन आवर राइटिंग? ये हम लिटरेरी स्कॉलर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज, कि हमारी जो सोच है, हम जब वो चेंज करते हैं तो उसको हमारी राइटिंग में हम कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे। चुगताई के बारे में आप जानते ही हैं, एंड ऑलरेडी डॉक्टर पुष्कर ने आपको थोड़ा बताया है। माई स्टूडेंट ओपाला विल टेल यू अ लिटिल बिट जस्ट अबाउट हर इंट्रोडक्शन, हर बायोग्राफी। Born on 15th August at Badaयूं in Uttar Pradesh, Ismat Chughtai is hailed as one of the 4 pillars of the modern Urdu short story. The other 3 being Manto, Krishan Chandra and Rajinder Singh Bedi. चुगताई के बड़े भाई जो खुद एक लेखक थे, मिर्ज़ा अजीम बेग चुगताई, उन्हें मेंटोर किया है। Chughtai read widely and voraciously. Hardy पढ़े, Dostoevsky पढ़े, Mom, Chekhov पढ़े. But she also read the works of Hijab Imtiaz Ali, Majnu Gorakhpuri, Niyaz Fatehpuri और मुंशी प्रेमचंद। वो फर्स्ट इंडियन मुस्लिम वुमन थी जिन्होंने BA और BT जो कि बैचलर्स इन एजुकेशन, वो 2 डिग्री उन्होंने ली कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से। हर लिटरेरी आउटपुट राइटिंग्स includes collections of short stories such as Kaliyan, translation Buds, Chote, translation Moons, and Khareed Lo by novels जैसे कि तेरी लकीर, वो 1945 में पब्लिश्ड हुई, मगर उसकी ट्रांसलेशन लेट 1990s में हुआ क्रूकेड लाइन की फॉर्म में। और नॉवेल्स जैसे कि ज़िद्दी, द स्टबर्न वन, दिल की दुनिया, रेल्म ऑफ द हार्ट एंड मासूमा द इनोसेंट। ज़िद्दी was also made into a film. Chughtai also co-authored 12 film scripts alongside her filmmaker husband Shahid Latif, and she made 5 films independently. Chughtai's narrative style, Katha Shairi, has often been described as one appealing to the senses, owing to the frequent use of words denoting the auditory, the sense of hearing, and the tactile, the sense of touch. Her narrative pace, Katha Gati, Krishan Chandra की words में, reminds one of a horse race, that is speed, movement, briskness and acceleration. It is not only that the stories seem to be on the run, but the sentences, images, metaphors, the sounds and sensibilities of the characters and their feelings all seem to be moving along in a cluster with the force of a storm. Chughtai, alongside many other Urdu writers, was a part of the progressive writers movement in pre-partition British India. The movement was associated with anti-imperialism and an anti-status quo stance
taken up by several writers such as Manto, Kaifi Azmi, Krishan Chandra, and Chugtai herself, who sought to attack social injustice and inequality through their writings. ये जो तस्वीर है इसमें second from left, that is Chugtai herself, and right on the right, that is Rajinder Singh Bedi, one of the other pillars of Urdu modern short story, but also a part of the progressive writers movement. And you have several other members. The order of their appearance is given. They are all members of they were all part of the Urdu progressive writers movement in India, pre-partition British India. Ismat Chughtai's fiction primarily revolved around the world of middle-class Muslim women of Uttar Pradesh, a world that she was very familiar with. बहुतों ने ये जो उनका जो सब्जेक्ट मैटर उन्होंने जो अपनी राइटिंग में चूज़ किया कि औरतों के बारे में लिखे, मुस्लिम औरतों के बारे में लिखे, मिडिल क्लास हाउस होल्ड के औरतों के बारे में लिखे, शी वॉज क्रिटिक्ड फॉर दिस narrow choice of her subject matter, but one cannot deny that her best writing stemmed from this familiarity. Her fictional works show a deep and abiding interest in women's issues, particularly their socio-cultural status and the myriad roles in Indian society. Her stories, however, need to be re-evaluated, particularly on account of their own embeddedness in their times. In today's presentation, we hope to revisit Lihaf, her most celebrated short story, to re-examine some crucial translational elisions as a way to opening up the story to new readings. Translational elisions. एक टेक्स्ट को जब हम एक भाषा से दूसरे भाषा में ट्रांसलेट करते हैं उस वक्त कुछ चीज़ें मिस हो जाती है, कुछ चीज़ें छूट जाती है, जैसे कि से इन ट्रांसलेशन ओरिजिनल पीस में किसी एक पंक्चुएशन मार्क को बिठाया गया है किसी जगह पे, मगर ट्रांसलेशन में इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अनदर पंक्चुएशन मार्क. सो ये हर छोटी छोटी चीज़ की एक सिग्निफिकेंस होती है, एक महत्व होती है, जिन्हें नोटिस करना इम्पोर्टेंट है और वो हमारी रीडिंग को, हमारी इंटरप्रिटेशन को बहुत इन्फ्लुएंस करता है. In case of Lihaf, in today's presentation, we'll be attempting such a thing. A tendency to firmly categorize Chughtai's work as feminist or queer sets predetermined agendas, we argue, which are often not borne out by the subtle interplay of voice and the sophisticated control over narrative telling that Chugtai employs in her fiction. A sensitivity to literary technique in Lihaf presents to us new and exciting ways of reading this canonical story, some of which we will present before you. वेरी क्विकली मैंने डॉक्टर चौबे को लिहाफ ईमेल किया था. आई होप द स्टूडेंट्स हैड सम टाइम टू रीड इट. अगर आपने पढ़ा नहीं, उसका स्टोरी नहीं मालूम, तो वेरी क्विकली दिस इज़ द स्टोरी. एंड अपाला ने थोड़ा बहुत तो आपको बताया ही है. स्टोरी की सेंट्रल कैरेक्टर एक छोटी बच्ची है, उसका एज हमें क्लियर नहीं है, फिर भी अराउंड 10 to 12 बोल सकते हैं. शी इज़ वन थिंग इज़ क्लियर, शी इज़ प्री-प्यूबर्टी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज शी इज स्टिल अ चाइल्ड. उसका जो चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट स्टोरी शुरू होने से पहले वही चाइल्ड पर्सपेक्टिव हमें इंट्रोड्यूस कराता है टू द एडल्ट नैरेटर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप लिहाफ में अगर एडल्ट नैरेटर को भूल जाएं तो आपके हाथ में लिहाफ नहीं कोई और टेक्स्ट है.
And yet this is a common mistake made by the readers of the half. They completely elide, in English there is a word called ignore or elide, over the voice of the adult narrator. वही बच्ची बड़े होके उस स्टोरी को रिकॉल करती है और फिर बच्ची के आवाज़ में बोलती है, राइट? आवाज़ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. हम जो बुक पढ़ते हैं, बुक में तो आवाज़ें होती हैं ना, लिटरली नहीं, है ना, बुक के अंदर की आवाज़ें. इंग्लिश में हम इसको पढ़ते हैं एज वॉइस. हिंदी में आवाज़ बोल सकते हैं. बेसिकली वॉइस इज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू, है ना. हर किताब में एक पॉइंट ऑफ व्यू है, कभी कभी एक, कभी कभी मल्टीपल, है ना. When we have multiple points of view, as a reader, we have to negotiate all of these points of view. We have to figure out सच कौन, गलत कौन, reliable कौन, unreliable कौन, right? अब अगर स्टोरी बोला जा रहा है और स्टोरी में बोलते हैं कि 15 बलून्स उड़ने लग गए, बलून्स के अंदर से हाथी निकलने लग गए, हम तो हैरान हो जाएंगे, ये कहाँ से आ गए, राइट? वी हैव टू फिगर आउट इन आवर माइंड कहाँ से हाथी आया, कौन बोल रहा है, इज़ इट पॉसिबल टू बिलीव इन दिस. एक्चुअल लाइफ में तो बलून के अंदर से हाथी नहीं आ सकता है, कौन बोल रहा है, कैसी टाइप की स्टोरी है ना. दिस इज वॉइस. द इन्वेस्टिगेशन ऑफ वॉइस, ए सेंसिटिविटी टू वॉइस इन अ स्टोरी इज द फर्स्ट अटेम्प्ट एट लिटरेरी क्रिटिसिज्म. पहले हम वॉइस ढूंढते हैं, एंड वॉइस याद रखें इज पॉइंट ऑफ व्यू. इन दिस केस द स्टोरी इज बेसिकली एक अपर क्लास मुस्लिम हाउस होल्ड में, स्टिल जहाँ पे फ्यूडल वैल्यूज़ का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ एक रिच नवाब है. उन्होंने शादी करा है बेगम जान से, बट बेगम जान को एज द स्टोरी टेल्स अस फर्नीचर की तरह घर पे रख दिया है. ही डजंट लुक एट हर, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन हर बिकॉज ही इज़ इंटरेस्टेड इन यंग बॉयज़. बट ही इज़ नॉट सिंपली इंटरेस्टेड, ही टेक्स केयर ऑफ देयर एजुकेशन, वो उनको स्पॉन्सर करता है. बट बेगम जान तो साइड पे पड़ी रही, completely ignored, she doesn't have her husband's love, etc. Right? So the story follows the child's introduction to Begum Jaan. Okay? आज अगर टाइम है तो मैं आपको इसका एक छोटा सा फिल्म दिखाऊंगी 20 मिनट, बट अगर टाइम नहीं होता है आई विल लीव दिस फिल्म और द लिंक विद डॉक्टर चौबे एंड ही कैन शो इट टू यू एज वेल लेटर. Rabbo is the woman with whom Begum Jaan begins to have a very interesting relationship. जब बेगम जान बहुत बीमार रहती हैं, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, सडनली रब्बो आती है, रब्बो का तेल मालिश से बेगम जान खिल जाती हैं. अब द होल स्टोरी इज बीइंग टोल्ड बाय अ चाइल्ड, ऐसे सोचें. लेकिन कभी ना भूलें कि एडल्ट नैरेटर इज टेलिंग अस एज द चाइल्ड नैरेटर. ये ना भूलना इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये स्टोरी हमें बार बार बोलने के लिए पुश करता है. द स्टोरी itself foregrounds that we must not forget the adult narrator. So you and I have to play a little bit like a detective. जब ये स्टोरी पढ़ रहे हैं we have to ask ourselves, ये क्या बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू है कि बड़े का पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट? इस इंटरप्ले में बिटवीन द बच्चा एंड द बड़ा we do a fantastic act of criticism. When we forget the बड़ा का पॉइंट ऑफ व्यू, what we do is reduce the story a great deal. इंग्लिश में हम इसको फ्रेम्स ऑफ टेलिंग बोलते हैं. आप देखिए कोई भी पेंटिंग आप देखेंगे, हर पेंटिंग के चारों तरफ एक फ्रेम होता है कि नहीं? बताता है आपको ये दीवार है और ये पेंटिंग है. फ्रेम हटा दें तो अचानक दीवार और पेंटिंग में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं लगता है. स्पेशली इमेजिन करें कि अगर पेंटिंग का बैकग्राउंड वाइट है, दीवार भी वाइट है, फ्रेम ना हो तो आप क्या करेंगे? पेंटिंग कहाँ शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है? फ्रेम हमें कुछ बताता है. इन लिटरेचर एज वेल फ्रेम का बहुत ज़रूरत है. फ्रेम हमें बहुत कुछ बताता है. फ्रेम ढूंढना हमारा काम है. इसमें जो फ्रेम है वो है एडल्ट नैरेटर का वॉइस. ओके, तो दो काइंड्स ऑफ वॉइसेस आते हैं. देखिए जब एडल्ट्स हमको स्टोरी सुनाते हैं तो क्या होता है? द फर्स्ट पर्सन एडल्ट नैरेटर, सो मैं और आई इन इंग्लिश, रिलायबल है, ऑमनीजिएंट है, माने कि सब कुछ जानता है, जो स्टोरी आपको बताता है यहाँ पे ये हुआ, वहाँ पे वो हुआ, राइट? एज अ रीडर वी बिलीव दिस, क्योंकि वो एडल्ट का वॉइस है. लेकिन एक छोटा बच्चा आपको बोलेगा, ओह बच्चा बोल रहा है, ठीक है, आगे क्या बोलते हैं देखते हैं, है ना? तो देर इज़ ऑलवेज अ कॉन्ट्रास्ट सेटअप, एंड लिहाफ में ये कॉन्ट्रास्ट इज़ वेरी वाइटल बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ व्यू, वन एडल्ट एंड द अदर चाइल्ड. ये कॉन्ट्रास्ट लिहाफ का एक प्रिंसिपल है. लिहाफ लिखने का एक प्रिंसिपल, इस स्टोरी को इस पॉइंट ऑफ व्यू और उस पॉइंट ऑफ व्यू के कॉन्फ्लिक्ट में ही इस स्टोरी बना है. टू फॉरगेट दिस इज़ टू रिड्यूस द स्टोरी.
सो द एडल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे, शी थिंक्स बैक ऑन हर लाइफ, शी थिंक्स बैक इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं उनके घर पे गई, तो एक सिंपल पास्ट टेंस में वो बोलती है। लेकिन जब बच्चा बोलता है तो सडनली लैंग्वेज बदल जाता है, लैंग्वेज ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो जाता है, क्योंकि बच्चे डिस्क्राइब करते हैं, एनालाइज नहीं करते हैं, इंटरप्रेट नहीं करते हैं। बच्चे देखते हैं, किसी को बोलते हैं उन्होंने ये पहना था, देखने में मोटी थी, पतली थी, हैं, बाल लंबे थे, काले थे, राइट। बच्चे तो सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं। बच्चों में कभी कभी वर्ड्स नहीं होते हैं। मैं जब छोटी थी तो मैं बोलती थी कि मेरे को यहाँ दर्द है, ऐसे दिखाती थी, क्योंकि मुझे इसका वर्ड नहीं आता था, अभी भी नहीं आता, टू बी ऑनेस्ट, कभी कभी फंस जाते हैं। So children are like that, they describe things, and so what Ismat does, Chugtai does, is she takes on this really tantalizing style of having a child narrator speak. But once again I remind you, please remember, this is the adult narrator pretending to recall through memory what happened to her as a child. We mustn't forget the filter. It is always filtered to us. It is not the child narrator telling us a story. It is the adult who has grown up, who is looking back on her life and telling us a story. Similarly, adult का voice explanatory है, explain करता है, कुछ देखता है बच्चा, adult explain कर देता है, right? बच्चा नोटिस करता है बड़ी सारी चीज़ें, उसको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, लेकिन adult हमको धीरे धीरे बात में बताता है, right? So this in English we often call it as delayed decoding. आपने सुना है ये phrase delayed decoding? हम डिकोड करते हैं लेकिन थोड़े देर टाइम के बाद। डिटेक्टिव स्टोरीज में ये सारा टाइम होता है कि नहीं? आप घुसते हैं एक रूम में, 3-4 ड्रॉप्स ऑफ रेड वाटर पड़ा हुआ है, आप बाद में सोचेंगे केचप था कि ब्लड था, सोचते रह जाएंगे, लेकिन एंड में वो डिकोड होगा, है ना। डिटेक्टिव स्टोरीज का तो ये एक मेन एलिमेंट है, डिलेड डिकोडिंग। बट व्हाट आई एम सजेस्टिंग टू यू is that Chuktai's Lihaf is written in a style that might tempt us to think that it is realistic, which it is. But that as critics and scholars, what we have to take is the approach of a detective. And when we do, the story becomes so much more complex, so much richer. थोड़ा एग्जाम्पल्स देखते हैं एडल्ट नैरेटर का वॉइस। This Hindi is very difficult to read, but can anyone volunteer to read this for me? कोई है जो हिंदी वाला सेक्शन पढ़ा? जब मैं yes, thank you. इसका फॉन्ट टेढ़ा मेढ़ा हो गया। जब मैं जाड़ों में लिहाफ ओढ़ती हूँ, तो पास की दीवार पर उसकी परछाई हाथी की तरह झूलती हुई मालूम होती है, और एकदम से मेरा दिमाग दौड़ने भागने लगता है, ना जाने क्या कुछ याद आने लगता है। सारे लोग पढ़ सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं, ओके। सो वो स्पेस बार निकल गया उसमें से, एंड जस्ट लुक एट द इंग्लिश ट्रांसलेशन वेरी क्विकली। इन द डेप्थ ऑफ विंटर, व्हेनेवर आई स्नगल इनटू माय क्विल्ट, माय शैडो ऑन द वॉल seems to sway like an elephant. My mind begins a mad race into the dark crevices of the past. Memories come flooding in. ये लैंग्वेज, ये स्टाइल, लुक एट दैट कॉन्फिडेंस, दैट सेल्फ एश्योरेंस, बिल्कुल एक एडल्ट का वॉइस है, बच्चे का तो वॉइस है ही नहीं। लुक एट द नेक्स्ट वन, एक अजीबोगरीब, मैं बोल रहा हूँ, हाँ, एक अजीबोगरीब तेल की मालिश से बेगम जान में जिंदगी की झलक आ गई। माफ कीजिएगा, उस तेल का नुस्खा आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिसाले में भी ना मिलेगा, राइट? माफ कीजिएगा, नॉट द वे टिपिकली एक बच्चा नहीं बोलता ऐसे। दिस इज ऑफ कोर्स द स्टाइल ऑफ अ स्टोरी टेलर, एन एडल्ट स्टोरी टेलर, एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा, राइट? लुक एट द कॉन्फिडेंस इन विच द डायरेक्टर इज टेलिंग अस द स्टोरी। अब बच्चे की आवाज़ का एक सैंपल देखते हैं। जब मैंने बेगम जान को देखा तो वह 40-42 की होगी। किस शान से वह मसनद पर नींद दराज थी और वो उनकी पीठ से लगी बैठी कमर दबा रही थी। एक भूरे रंग का दुसाला उनके पैरों पर पड़ा था और वह महारानी की तरह शान मालूम हो रही थी। मुझे उनकी शक्ल बेइंतहा पसंद थी।
मेरा जी चाहता था घंटों बिल्कुल पास से उनकी सूरत देखा करूं। उनकी रंगत बिल्कुल सफेद थी, नाम को सुर्खी का जिक्र नहीं, और बाल श्याम और तेज में डूबे रहते थे। लग रहा है आपको बच्चे की आवाज़ है? मोस्टली डिस्क्रिप्शन है ना? Yes. उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें, लेकिन इंग्लिश में क्या हो जाता है, ये जो बच्चे और बड़े के बीच में जो डिस्टेंस है कम होता जा रहा है इंग्लिश ट्रांसलेशन में। अब देखिए, व्हेन आई सॉ बेगम जान, शी वाज इन हर अर्ली 40s. She sat reclining on the couch, a figure of dignity and grandeur. Raghu sat against her back, massaging her waist. A purple shawl was thrown over her legs. I wanted to sit by her side for hours, adoring her like a humble devotee. ये कौन सा बच्चा बोलता है adoring her like a humble devotee? इंग्लिश में ये चेंज हो रहा है। उस ऊपर क्या लिखा है? मेरा जी चाहता था घंटे बिल्कुल उनके पास उनकी सूरत देखती रहूं, or something like that, right? That is a more credible voice of a child, but in the English translation we lose it. Yes, in the English translation हमारे translator Nakvi madam has given us like an adoring devotee. Her complexion was fair without a trace of ruddiness. Her black hair was always drenched in oil. Take another sample. जितनी यह बेगम जान गोरी थी उतनी ही यह काली, जितनी बेगम जान सफेद थी उतनी ही यह सूट, बस जैसे तपाया हुआ लोहा, हल्के हल्के चेचक के दाग, कटा हुआ ठोस जिस्म, फुर्तीले छोटे छोटे हाथ, कसी हुई छोटी सी तोन, बड़े बड़े फूले हुए होंठ, जो हमेशा नमी में डूबे रहते, और जिस्म में से अजीब घबराने वाली ऊप के सरारे निकलते रहते। This is also the child was अजीब सी एक बू, बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है क्या बू है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। This mystified, baffled quality, it has been captured in the translation as well. So what is happening to us? जब हम ये स्टोरी पढ़ते हैं, हमारे दिमाग में ये दोनों वॉइसेस हमसे बातें कर रहे हैं। ये एडल्ट नैरेटर जिसका वॉइस हमें चाइल्ड नैरेटर देता है। The child narrator's voice is embedded. इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको embedded, उसमें घुसा हुआ है, एक के अंदर एक लिपटा हुआ है। हमारे दिमाग में सब टाइम ये एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है, किसकी आवाज़ हम सुन रहे हैं। ये एक प्रिडिकमेंट है, एक असमंजस है, इसमें से हम निकल नहीं पाते हैं। लेकिन एज ए रीडिंग प्रैक्टिस हमें इस असमंजस को सामने लेके आना है। इसका मतलब क्या है? हाउ डू वी ऑनर दिस प्रिडिकमेंट? क्योंकि ये ही है लिहाफ। लिहाफ इज नॉट द स्टोरी ऑफ अ लेस्बियन रिलेशनशिप. लिहाफ इज ऑल्सो नॉट द स्टोरी ऑफ ए